गर्मी में आलसी बहू सिर्फ खाए तरबूज। गर्मियों का दिन था और मंदाकिनी बहुत परेशान थी। उसके लंबे और घने बाल थे और दिखने में वो बहुत सुंदर थी। उसके लंबे बालों को वो खुला रखना पसंद करती थी, पर अब धीरे धीरे गर्मियों का दिन आ रहा था और उसे परेशानी हो रही थी। अब ये खुले बाल रखूं कैसे मैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने बाल खुले रखती हूँ। कितनी तारीफ मिलती है। जब से शादी करके आई हूँ इस गांव में, तब से इतनी तारीफ हो रही है गांव में। बस मेरी ही तारीफ हो रही है और किसी की नहीं। मेरे जैसी बहू किसी के घर में नहीं है। इतनी सुंदर हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि मैं कोई अप्सरा हूँ। शायद इंसान के रूप में जन्म ले लिया है। पर अब गर्मी बढ़ रही है। इस तरह बाल खुले रखना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा है मुझे। धीरे धीरे पसीना भी आएगा कुछ दिन बाद। बहुत मुश्किल होगी। नए बाल तो खुले नहीं रख सकती, पर हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर मैं जुगाड़ कर लूँगी और बाल तो मैं खुले ही रखूँगी, क्योंकि खुले बाल में मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। बिल्कुल मेरी फेवरेट हीरोइन फरीना की जैसे। मंदाकिनी थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर, पर थी बहुत बड़ी आलसी, और ये बात उसका पति गौरव अच्छे से जान गया था। अरे तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए। माँ की थोड़ी मदद कर दिया करो। उम्र हो गई है माँ की। देखता हूँ जब भी तो काम ही करती रहती है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगता है क्या इस उम्र में वो इतना काम करती हैं? हाँ, अब मैं तो मदद करना चाहती हूँ, पर सासू माँ मुझे एक काम करने नहीं देती हैं। शायद उन्हें लगता है कि मुझे ढंग से काम करना नहीं आता है, या ये दिखाना चाहती हैं कि वही काम करती हैं। और वो तो अभी सफलता भी पा गई इस बात में। देखिए ना, उन्होंने इतनी अच्छी ड्रामा की, एक्टिंग की, काम करने की, कि अभी आप मुझे ही डांट रहे हो। मैं क्या उन्हें काम करने के लिए बोलती रहती हूँ? वो तो वही गले पड़कर काम कर देती है हर काम। मेरी क्या गलती है? गौरव को पता है कि मंदाकिनी झूठ बोल रही है और वो कितनी बड़ी आलसी है, पर गौरव उसे कुछ नहीं बोलता है। पर उसे ये बात अच्छी भी नहीं लगती है। पर मूर्ख मंदाकिनी, वो तो है ही आलसी और झूठी भी। हाँ, वो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गर्मी बढ़ रही है और ये बोल रहे हैं कि गर्मी में काम करो। मैं जाकर रसोई में काम करूं गर्मी में? हाँ, फिर मेरी सुंदरता का क्या होगा? और मुझे तो बाल खुले रखना बहुत पसंद है। मैं अगर काम करूंगी तो कितना असर पड़ेगा मेरी सुंदरता पे, मेरे लंबे घने बालों पर। ना 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 ना, स्टाइल का क्या होगा? मुझसे ये सब नहीं होता। करती रहे वो बुढ़िया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इतनी तकलीफ हो रही है इन्हें तो एक नौकरानी रख ले। मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे रे, मुझे तो अभी जाकर झरने में नहाना है। आज बाल भी तो धोना है। नया शैम्पू मंगाया है मैंने शहर से। चलो मैं जल्दी चलती हूँ। जमुना भी आ गई होगी। झरने में जाऊंगी और आराम से नहाऊंगी। गर्मियों में झरने में जाकर नहाना कितना अच्छा लगता है। मंदाकिनी अपनी सहेली, अपनी पड़ोसन जमुना के साथ झरने की ओर जाती है। झरने का ठंडा ठंडा पानी और ये गर्मी का दिन, उसे बड़ा मज़ा आता है झरने में नहाकर। वो बहुत देर तक झरने में नहाती है, अपने बाल धोती है, क्योंकि उसने एक बहुत कीमती नया शैम्पू खरीदा है। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया जमुना। झरने का ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है घर जाने को, पर जाना तो पड़ेगा ना। इतना सारा काम जो है। तुम्हें तो पता है मेरी सासू माँ कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। कुछ काम नहीं करती है, बस दिखावा करती रहती है। और तुम लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छी है, भोली है, माँ की मूरत है। मंदाकिनी, वो तो बहुत ही प्यार से तुमसे बातें करती हैं। अब मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छी है। तुम अगर मेरी सासू माँ के साथ एक दिन बिता दो ना, तो मैं तो तुम्हें गोल्ड वाली मेडल दे दूँ। हाँ, मेरी सासू माँ, हे भगवान, क्या ही बोलूँ मैं। तुम्हारी सासू माँ तो तुम्हें बेटी बेटी बुलाती है, पर मेरी सासू माँ ने तो मेरा 1000 नाम रख दिया है। कभी कलमुही, कभी चुड़ैल, कभी पिशाचिनी, कभी भूतनी, पता नहीं क्या क्या। जो उसका मन करता है उसी नाम से बुला लेती है। अरे अरे, कितना समय हो गया है। आज तो बहुत देर हो गई। चलो चलो जल्दी चलते हैं। तुम तो बस नहाना ख़त्म ही नहीं कर रही हो। तुम्हारी सासू माँ तो कुछ नहीं बोलेगी।
तुम्हारे जाते ही तुम्हारे सामने खाना परोस देगी, वो भी 10 प्रकार की सब्जी बनाकर। रोज़ तुम फरमाइश करके आ जाती हो और इतने गर्मी में भी काकी जी तुम्हारे लिए खाना बना देती हैं चूल्हे में बैठकर पसीने से लथपथ होकर। पर मेरी सासू माँ तो मेरा पसीना निकाल देंगी। चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे रुको ना, और थोड़ी देर तो नहाने दो। हाँ देखो तो कैसी सुंदर लग रही हूँ मैं, पूरे गांव में मेरी तारीफ हो रही है, कितनी सुंदर हूँ मैं। हाँ तुम्हारी भी तारीफ होती है, पर मैं थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर हूँ, बिल्कुल मेरी फेवरेट हीरोइन फरीना के जैसी। तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम भी बहुत सुंदर हो। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, पर कल जल्दी आएंगे और देर तक नहाएंगे। वो रोज़ ऐसा करती थी, रोज़ झरने में जाती थी और देर तक नहाती थी। वैसे घर में वो नाम के वास्ते काम करती थी, बस दिखाने के लिए अपने पति को और पड़ोसियों को, नहीं तो वो कोई काम नहीं करती थी। सारा काम तो सासू माँ करती थी। गर्मी में लथपथ होकर बेचारी बहुत कष्ट पा रही थी, पर मंदाकिनी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मंदाकिनी को तरबूज बहुत पसंद थे और वो रोज तरबूज मंगा कर खाती थी। अरे क्या नाटक है, रोज रोज तुम तरबूज मंगा देती हो। हाँ मैं क्या करूँ जी, मुझे बहुत पसंद है तरबूज, और ऐसे गर्मियों में तरबूज तो बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे लिए तरबूज लेकर आ जाइएगा। अच्छा ठीक है। मंदाकिनी रोज तरबूज खा रही थी और आराम से दिन बिता रही थी। कभी झरने में जाकर नहाती तो कभी साज श्रृंगार करती या फिर कभी चुगली करती अड़ोस पड़ोस में, पर काम एक भी ना करती। काम तो बस उसकी बूढ़ी सासू माँ महेश्वरी जी ही करती रहती। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन महेश्वरी जी को अपने भाई के यहाँ जाना था। बहुत दिन हो गए हैं, भाभी कब से मुझे बुला रही है। अगर कल नहीं जाऊंगी तो भाभी बहुत नाराज हो जाएगी। बहुत अच्छा रिश्ता है भैया भाभी के साथ मेरा, अच्छा नहीं रहेगा अगर मैं कल ना जाऊं तो। पर साल के इसी समय क्या बहू को यहाँ अकेले छोड़कर भाई भाभी के यहाँ जाना ठीक रहेगा? पर अब तो बहू इस घर की सदस्य है, बहू को ये सारी बातें अभी समझ लेना चाहिए, मुझे बहू को बताना चाहिए। पर मेरी बहू कहाँ कब सुनती है, कुछ भी बोलूँ वो सुनती ही नहीं है। उसे पसंद नहीं है किसी की सुनना, पर मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। शायद मेरे बेटे ने अब तक बहू को कुछ नहीं बोला है, मुझे तो नहीं पता। आज खेत से बेटा आएगा तो पूछ लूँगी उसे कि तूने इस घर का रहस्य बताया है कि नहीं बहू को। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर बहू से बात कर लेती हूँ। बहुत ही नादान है मेरी बहू, उसे अच्छे से समझा कर जाऊँगी। अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो बहुत परेशानी होगी हम सबको। हाँ मैं अब जाकर बात कर लेती हूँ। उनके घर में एक रहस्य था, एक राज था जो सिर्फ घर वालों को ही पता था और घर वालों को ही पता होना चाहिए। बाहर वालों को कोई नहीं बताएगा, परिवार वाले। अब उस परिवार का सदस्य बन गई थी मंदाकिनी। मंदाकिनी की शादी को 6 महीने हो रहे थे। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके ससुराल में क्या रहस्य है, क्या राज है। आज उसकी सासू माँ उसे ये राज बोलने गई थी। बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये लो बुढ़िया आ गई, पता नहीं अब क्या बोलेगी मुझे। कहीं इस गर्मी में कुछ काम करने के लिए ना बोल दे। मुझसे ना होगा। तरबूज खाकर अब आराम से बैठी हूँ यहाँ पर, कंघी कर रही हूँ अपने सुंदर सुंदर बालों की। अब बुढ़िया आ गई है परेशान करने। हाँ माँ जी बोलिए, थोड़ा जल्दी बोलिएगा माँ जी, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। हाँ बेटी, एक ज़रूरी बात थी इसीलिए आ गई मैं। ये तो सुनना भी पसंद नहीं करती है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? कोई कुछ बोले आप मानो या ना मानो, सुन तो लेना चाहिए। इसकी ये आदत से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पर बोलना तो पड़ेगा। बेटी इस परिवार का एक रहस्य है, एक राज है, और ये रहस्य बस इस परिवार तक ही सीमित है और हमेशा इस परिवार तक ही सीमित रहेगा। आज ये राज, ये रहस्य मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटी। तुम ये बात किसी और को ना बोलना, बस हमारे वंश में ही ये बात रहेगा, हमारे परिवार में ही, बस परिवार वालों को ही बोल सकती हो।
हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? ऐसा कौन सा राज है? कोई खजाना वाली बात है क्या माँ जी? अरे बेटी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटी। पर हाँ, एक राज है इस परिवार में। बात यह है बेटी कि ये तरबूज के मौसम में हमारे आंगन में एक तरबूज का पेड़ है, तुमने देखा ही होगा। हाँ हाँ माँ जी, वो तरबूज का पेड़ बहुत बड़ा सा है। देखा है। पर माँ जी, मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है। काश उस तरबूज के पेड़ में तरबूज होते, मैं तोड़ तोड़ कर खाती। पर आज तक तरबूज होने का कुछ भी असर नहीं दिख रहा है उस पेड़ में। फूल भी नहीं हुए अभी तक। बेटी, बात यह है कि वो तरबूज का पेड़ बहुत ही अनोखा है। वो तरबूज के पेड़ में एक ही तरबूज होता है हर साल, तरबूज के मौसम में, वो भी पूर्णिमा के दिन। क्या एक ही तरबूज? हाँ बेटी, एक ही तरबूज बहुत बड़ा सा होता है और उस तरबूज से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। बहुत मन ललचाता है उसे खाने को। पर बेटी, ध्यान रखना और सावधान रहना, उस तरबूज को छूना भी मत, उसके पास जाना भी मत। बस वो तरबूज ऐसे ही कुछ दिन रहेगा और अपने आप गायब हो जाएगा। बोल देती हूँ बेटी, उस तरबूज को ना छूना। क्या माँ जी, तरबूज के पेड़ में तरबूज आएगा और मैं उसे ना खाऊं, ना छूं? क्यों माँ जी? अरे बेटी, वही तो राज है, वही तो रहस्य है। क्योंकि एक साधु बाबा थे और उन्होंने। ओ माँ जी, समझ गई। अभी आप अंधविश्वासी बन रही हैं और पता नहीं क्या क्या मुझे बोल रही हैं। ये सब सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है माँ जी। मुझे तो गांव के बाजार में जाना है, कुछ खरीदना था मुझे, लाली लिपस्टिक। बहुत मुश्किल से आपके बेटे ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, 500 रुपये। उसमें से भला क्या होगा? 2-4 तरबूज भी नहीं आएंगे ठीक से। अब माँ जी, कुछ पैसे हो तो दे दीजिए। अरे बेटी, बात तो सुन लो पूरी। अब माँ जी, सुन लूँगी, आपके बेटे से पूछकर सुन लूँगी। अब वो तो इस परिवार का है, उन्हें तो ज़रूर पता होगा। अभी तो मेरे पास समय नहीं है माँ जी। कुछ पैसे दे दीजिए ना, मुझे बाजार जाना है जमुना के साथ। वो अपनी सासू माँ की बातें बिल्कुल नहीं सुनती है और बात को बीच में टोककर वो बाजार चली जाती है। सासू माँ परेशान हो जाती है। ओहो, बहू को तो मैंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, पर वो कहाँ सुनती है। मुझे तो कल अपने भाई के घर जाना है। भाभी ने तो बोला है कि बेटे की शादी है, 1 महीने पहले तुझे आना पड़ेगा। मेरा बेटा और बहू तो शादी के 2 दिन पहले आएंगे। हाँ, अब मुझे जाना चाहिए। 1 महीने भाई भाभी के घर में रहूंगी, थोड़ा शांति भी मिलेगा। इतना काम कर रही हूँ यहाँ पर। बहू तो बहुत ही नासमझ है। शायद ये 1 महीने में वो अपने घर को संभालना सीख ले। थोड़ा सा कष्ट उठाएगी तभी तो कुछ सीख पाएगी। मुझे तो बहुत ही दया आ रहा है बहू के ऊपर, पर नहीं, थोड़ा सख्त तो होना ही पड़ेगा। बहू कुछ कामकाज सीख ले। और हाँ, बेटे को अच्छे से समझा कर जाऊंगी कि बहू से बात कर ले, उसे रहस्य और राज अच्छे से समझा दे, ताकि बहू हो वो अनोखे पेड़ से तरबूज तोड़कर ना खा जाए और उसे छुए भी ना। ऐसा ही करूंगी। अब माहेश्वरी को अपने भाई के घर जाना था, इसलिए वो अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझा देती है कि बहू को अच्छे से रहस्य और राज के बारे में समझा दे और उस अनोखे पेड़ का तरबूज छूने से मना करे। अब वो अगले दिन चली जाती है अपने भाई और भाभी के घर और यहाँ मंदाकिनी के ऊपर घर का सारा काम आ जाता है। मंदाकिनी बहुत परेशान हो जाती है। ये क्या मुसीबत है? हाँ, इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठकर मैं खाना बना रही हूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा। माँ जी तो चंपा को बोलकर गई हैं घर का काम करने के लिए, पर वो चंपा बोलती है कि मैं जमींदार घर में काम करती हूँ, बहुत ही बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती आपके घर का काम। मैं तो बस बगीचे में पानी दे दूंगी। मुझे अच्छे से पता है सासू माँ ने ही चालबाजी की होगी। उसे बोला होगा बस मेरे प्यारे प्यारे बगीचे में पानी दे देना पौधों को, बहू की मदद करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इतना काम करूँ? हे भगवान, कितना पसीना आ रहा है मुझे, कितना पसीना आ रहा है। मुझसे ये सब नहीं होता। हाँ, बाल खुले रखती हूँ तो बिल्कुल फरीना जैसे लगती हूँ, पर क्या करूँ, अब तो बाल खुले भी नहीं रख सकती। इतनी गर्मी है, जाकर जल्दी जूड़ा बना देती हूँ। बहुत गर्मी है। ना बाबा ना, सिर्फ दाल और चावल बनाऊंगी और कुछ नहीं बना सकती। इन्हें तो 50 प्रकार का खाना पसंद है और इनकी माताजी इन्हें बनाकर देती रहती हैं, पर मुझसे ना होगा।
वो बहुत तंग आ गई थी। गर्मी में घर का काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। वो सिर्फ दाल और चावल ही बना रही थी। 2 दिन हो गए। अब गौरव बहुत परेशान हो गया। ये क्या, तुम सिर्फ दाल और चावल बना कर दे देती हो? इतना मेहनत करता हूँ मैं, धूप में इतना काम करके आता हूँ खेत से, और घर आकर ये खाना खाऊं? सुबह तो कल्लू हलवाई के यहाँ से कुछ मंगाया था, और रात को तो तुम कुछ ना कुछ मंगा ही लेती हो उससे। अब दोपहर का खाना तो थोड़ा अच्छे से बनाओ। तुम तो खेत में खाना लेकर नहीं आती हो माँ के जैसे। मैं ही घर आ जाता हूँ इतना दूर चल के, क्या अच्छा खाना भी तुम नहीं बना सकती? अजी मुझसे ना होगा, मुझसे ना होगा। इतनी मेहनत कौन करेगा जी? हाँ, इतनी गर्मी हो रही है, इतना पसीना हो रहा है, देखिए मुझे तो घमौरियाँ हो गई है गर्मी में। मुझसे ये सब नहीं हो सकता। मैं तो अपनी फेवरेट हीरोइन फरीना के जैसे भी नहीं लग रही हूँ। आजकल तो मैं बिल्कुल नौकरानी जैसे लग रही हूँ। कुछ दिन में भिखारन जैसी दिखूंगी मैं। नहीं, आप माँ जी को बुला लीजिए। अरे क्या माँ को बुला लूं? अच्छा रहेगा क्या? नहीं नहीं, माँ तो अभी नहीं आएगी, उस दिन की बात है, तुम ही संभाल लो। देखो, माँ ने मुझे तुम्हें वो रहस्य के बारे में बोलने के लिए बोला है, सुन लो वो बात। अजी बाद में सुनूंगी, ये गर्मी में वो सब नहीं सुनना मुझे, कहानी नाटक। मैं तो परेशान हो गई हूँ जी, परेशान हो गई हूँ। आप कल्लू हलवाई के यहाँ से कुछ मंगा लीजिए, मुझसे ये सब नहीं होता, मैं नहीं खाना बना सकती। अरे क्या नहीं खाना बना सकती? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुम्हारे लिए कल्लू हलवाई के यहाँ से खाना मंगाता रहूं रोज रोज? नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। एक काम करो, तुम रोटी और चावल बना दिया करो, मैं अचार के साथ खा लूंगा। जो मेहनत करता है उसे पता है, तुम क्या जानो, आराम से बैठी रहती हो दिन भर। अब गौरव बहुत गुस्से में था। रोज रोज भला वो कल्लू हलवाई के यहाँ से क्या कुछ मंगाता रहे, पर यहाँ मंदाकिनी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पता नहीं वो बुढ़िया कैसे काम कर रही थी यहाँ पर। इतना पसीना आता है, इतना कष्ट होता है, अरे मैं नहीं कर पा रही हूँ इस भरी जवानी में, वो बुढ़िया कैसे कर लेती है। उसको एहसास तो हो रहा था कि उसकी सासू माँ को बहुत कष्ट हो रहा था इतनी गर्मी में काम करना, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उसकी सासू माँ का कष्ट समझना चाहिए, बदलना चाहिए। ऊपर से वो तो नाराज हो रही थी अपनी सासू माँ के ऊपर। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तरबूज खाती हूँ और इन गर्मियों के दिन मैं तरबूज ही खाकर बिताऊंगी सारा दिन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो खाना खरीद कर लाएं या ना लाएं, बस चावल बना दिया करूँगी, रोटी भी नहीं बना सकती, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। वो अचार के साथ खाएं या नींबू नमक मिर्च के साथ खाएं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी ही थी, उसका मन तो बिल्कुल नहीं बदला। वो आराम से तरबूज खाकर अपना दिन बिता रही थी। एक दिन वो अपने बगीचे में घूम रही थी, तब उसकी नज़र पड़ी। वो चौंक गई, ये क्या, सच में उस अनोखे पेड़ में इतना बड़ा तरबूज था। अरे इतना बड़ा तरबूज, हाँ देखो तो कितना बड़ा तरबूज। अरे मैं तो मन ही मन तरबूज खाने की सोच रही थी, आज तो उन्होंने मेरे लिए तरबूज ही खरीद कर नहीं लाया। बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, बस चावल बनाकर रख देती हूँ और दाल बनाकर रख देती हूँ, मुझसे और ज़्यादा कुछ नहीं बनता इस गर्मी में। पर तरबूज मुझे मिल गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो ये तरबूज लेकर जाती हूँ और इसे मज़े से काट कर काला नमक के साथ खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। कितना बड़ा तरबूज है। अरे पर मेरी बूढ़ी सास क्या बोल रही थी मुझसे, ये अनोखे पेड़ का तरबूज साल में एक बार होता है, तरबूज के मौसम में, वो भी पूर्णिमा के दिन होता है, इतना बड़ा, और इससे बहुत अच्छी महक आती है। हाँ महक तो आ रही है, मन ललचाता है, हाँ मन भी ललचा रहा है, इसे छूना मत। बुढ़िया तेरी चालबाजी मुझे समझ में आ गई, कहीं ये तरबूज मैं खा लूं अकेले, इसलिए ऐसा बोला था बुढ़िया ने, क्योंकि बुढ़िया ने सोचा होगा तरबूज वही खाएगी, ये इतना बड़ा तरबूज है, इतने दिन तक तो आराम से रहेगा यहाँ पर। बड़ी आई चालाकी कर रही थी बुढ़िया मुझसे, पर मैं उससे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं किसी से कम हूँ क्या। चलो ये तरबूज मैं तोड़कर ले जाती हूँ और आराम से आज इस तरबूज को खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। मंदाकिनी की सासू माँ माहेश्वरी ने उसे बार बार मना किया था और उसका पति भी उसे बोलना चाहता था, पर वो कहाँ किसी की सुनती है। अब वो तरबूज को झट से तोड़ लिया और अच्छे से धोकर घर ले गई। अरे वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा, चलो तरबूज काट लेती हूँ मैं, काला नमक भी ले आई हूँ, काले नमक के साथ ये तरबूज, आहा कितना मज़ा आएगा, कितना मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा।
वो झट से तरबूज को काट दिया। तरबूज तो बहुत ही बड़ा था और बहुत ही लाल था। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, मुझे खा लेना चाहिए। बुढ़िया चालबाजी कर रही थी मुझसे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और वो फिर तरबूज को खाने लगी मज़े से। सच में तरबूज बहुत ही स्वादिष्ट था। वो तो सारे तरबूज सफा चट करके खा गई। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट तरबूज तो मैंने आज तक नहीं खाए थे। इतना स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट। बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। वो बहुत खुश थी। तरबूज खाने के बाद उसके मन में कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस दिन से कुछ अजीब सा हुआ उसके साथ। जब भी वो कंघी करती तो उसके बाल झड़ने लगते और धीरे धीरे उसकी चेहरे की चमक भी कम होती गई। वो थोड़ी परेशान हो गई। कुछ दिन बीत गए, वो बहुत ही दुखी थी। और इस तरह 1 महीना बीत गया। 1 महीने में लगभग उसके सारे बाल गायब हो गए थे उसकी चेहरे में, और चमक नहीं थी पहले के जैसी। वो बहुत दुखी हो गई थी। फिर उसकी सास माहेश्वरी घर वापस आ गई। अरे बेटी, शादी इतना अच्छा था, पर तुम क्यों नहीं आई? मुझे अच्छा ना लगा। बेटा तो अकेले ही आया। और बेटी, तुम्हें देख रही हूँ, बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। ये क्या हो गया है? हाँ देखो, तुम्हारे बाल और तुम्हारे चेहरे में चमक ही नहीं है। क्या हुआ बेटी? कोई परेशानी है क्या? माँ जी, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, पर माँ जी ये तब से हो रहा है माँ जी, जब से मैंने वो तरबूज खाया है। क्या? कौन सी तरबूज की बात कर रही हो तुम? कहीं वो अनोखा पेड़ का तरबूज की बात तो नहीं कर रही हो बेटी, जिसे मैंने छूने से भी मना किया था तुम्हें? हाँ माँ जी, हाँ, आपने बोला था घर का रहस्य है, घर का राज है, उस तरबूज को हाथ ना लगाना। पर माँ जी, मुझसे रहा ना गया। मैंने वो तरबूज तोड़ लिया और उसे खा लिया। माँ जी, मुझे क्या पता था कि वो तरबूज खाने के बाद ये सब कुछ होगा। माँ जी, अगर आपको ये राज पता था तो आपने वो तरबूज का पेड़ वहाँ से उखाड़ कर फेंक क्यों ना दिया? अरे बेटी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो तरबूज का पेड़ हमेशा वहीं पर ही रहेगा। कितना भी उसे उखाड़ कर फेंको, वहीं से वो फिर से आ जाता है। बेटी, वो तो रहस्य है। क्या तुमने गौरव से रहस्य नहीं सुना था? नहीं माँ जी, वो तो मुझे बता रहे थे, पर मैंने ही नहीं सुना। माँ जी, क्या बात थी? बेटी, एक साधु बाबा रहते थे। बहुत साल पुरानी बात है, कुछ 100-150 साल बाद पुरानी। बेटी, साधु बाबा यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। यहाँ पर एक आश्रम था उनका, पर जमींदार की पत्नी जो बहुत ही घमंडी थी, उसे बहुत घमंड था अपनी सुंदरता पर। उसने साधु बाबा के इस अनोखे पेड़ की तरबूज को खा लिया। साधु बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे इस तरबूज का पेड़ से। उनको गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया जमींदार की पत्नी को। जमींदार की पत्नी बहुत ही घमंड थी, अहंकार था उसे अपने रूप पर। उसने तो माफ़ी भी नहीं मांगी। इस वजह से तपस्वी ने श्राप दे दिया उसे, और तब से जो भी इस पेड़ के फल को खाएगा उसकी सुंदरता गायब हो जाएगी। ऐसा ये फल खाने के बाद जमींदारनी की सुंदरता गायब हो गई थी। और ये फल तुमने भी खाया है। बेटी, इस ज़मीन में अब हम रहते हैं तो हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, कोई कुछ बोले तुम उसे मानो या ना मानो, कम से कम उसे सुन लेना चाहिए। अब क्या होता? अब चिड़िया चुग गई थी खेत, पछताने से क्या फ़ायदा।